पे बोले, मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। ये इस तरह का बयान बहुत दिनों से मतलब दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित बयान हो, लेकिन मीसा भारती जिस तरह से व्यक्तिगत होकर बयान दे रही हैं, अवधेश जी, क्या आपको इसमें कोई मैसेज सुनाई दे रहा है? क्या इसमें कोई गंभीरता है, या फिर ये वो लगातार जो फैसले आ रहे हैं IRCTC से लेकर और चारा घोटाला जिसको पढ़कर हम लोग स्कूल कॉलेजों में बड़े हुए हैं, और या फिर एक नया लैंड फॉर जॉब, इसकी कोई धमक सुनाई दे रही है? पत्रकार होने के नाते हमारी आपकी समस्या है कि नेताओं के जो भी बयान होते हैं उसके अर्थ हो नहीं हो, वो होने वाला है नहीं होने वाला है, उसके परे भी हमको इसका विश्लेषण करना पड़ता है। देखिए, अभी अगर आप पिछले INDIA की रामलीला मैदान की रैली को देखेंगे तो वहाँ राहुल गांधी जी का भाषण था और उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगा। और उसके बाद उनका बयान ये भी था, आपको ध्यान में होना ही चाहिए, कि जो उन्होंने अपने ऑफिस से भी दिया था कि अभी CBI ID इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुन ले अगर हमारी सरकार आई तो फिर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो कि पहले कभी उठे नहीं हो। तो इस प्रकार की धमकी लगातार आ रही है, ऐसा कोई पहली बार नहीं आया है। और कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 10 सालों के भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। तो और ये जो मीसा भारती ने आज कहा है, देखिए इसमें आप देखेंगे उनके चेहरे पर, तो इसके पीछे कोई सोच समझ के, कोई गंभीरता से दिया गया बयान नहीं है। किसी ने पूछा है और आपके अंदर एक गुस्सा है, वो गुस्सा फट के निकल गया कि प्रधानमंत्री तो पहले परिवार का नाम बोलते थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्यों नहीं बात करते हैं? अगर कहीं हमारी सत्ता आ गई तो ये सब लोग जेल में होंगे। क्यों जेल में होंगे? अब पिताजी इनके तीन मामले में तो सजा हो चुकी है, वो आ चुके हैं। मीसा भारती पर स्वयं मामले हैं, आय से अधिक संपत्ति का छापा पड़ चुका है, संपत्ति अटैच है, तेजस्वी यादव के संपत्ति अटैच हैं, जिसका आपने लैंड फॉर जॉब दिया, वो सारी चीज सामने है। तो इस समय देश में पूरा एक माहौल है। ममता बनर्जी ने भी इस प्रकार के बयान दिए हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और लगने के बाद उनको जेल में जाना पड़ा है या जमानत पर है, मुकदमे चल रहे हैं, अनेक जगह से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं और कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है। तो ये चारों तरफ एक परेशानी है, मनोविज्ञान है कि किसी भी प्रकार से इससे बाहर निकलना है, इसलिए एकजुट भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको ये समझ नहीं है कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए, कानून का कानूनी जवाब, पॉलिटिकल लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और हमको कैसे सहानुभूति इसमें लेनी चाहिए, तो आप गुस्से में ऐसी बातें कहते हैं जो होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इस समय की पोजीशन में मीसा भारती को पता है कि नहीं है, लेकिन हमको आपको पता है कि INDIA नामक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है नहीं, स्टेट के लेवल पर जरूर पार्टियों में गठबंधन है। और जहां तक सत्ता का प्रश्न है, तो जो इस समय का माहौल है वो देखते हुए हम लोग भविष्यवाणी से बचते रहे हैं, लेकिन पूरे जो जितनी मेरी समझ है अपनी पत्रकारिता की, कि कम से कम इस समय INDIA के घटकों के केंद्रीय सत्ता में आने का कोई भी दूर दूर तक संभावना दिख नहीं रही है। तो उसमें अगर वो कहते हैं कि हमको जेल में डाल देंगे, तो इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? मूल बात तो यह है कि क्या इस समय जिन INDIA के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, स्वयं मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये अपने को मुकदमे से बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? प्रधानमंत्री ने बिहार की सभाओं में कहा है, पश्चिम बंगाल की सभा में कहा है, बाहर भी कहा है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, यानी सरकार पीछे नहीं हटेगी, बाकी तो न्यायालय में है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और मीसा भारती ने जो कहा है वो बिहार के लोगों को एकदम साफ स्पष्ट समझना चाहिए कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। अगर वाकई लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री में भ्रष्टाचारी है तो मीसा भारती को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार पर मीसा भारती चुनाव ले जाना चाहती हैं, लालू यादव चुनाव ले जाना चाहते हैं, तो बिहार के लिए तो बहुत अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर के चुनाव हो जाए। तो ये तो
मीसा भारती के बारे में मैं कहूंगा कि यह जानबूझकर जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो 1994-95 से चारा घोटाला से लेकर के और आप एक से एक मामले आए हैं, जो अभी तक एक मामले का आपने नाम लिया है, पेट्रोल पंप है, 25 चीजें तो ईडी और सीबीआई ने दिया है, या दिल्ली में प्रॉपर्टी के मामले हैं जो यहाँ अटैच है, तो वो तो पूरे बिहार के लोगों को पता है। और एक जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए बिहार के लोगों ने धीरेन्द्र जी लालू यादव के परिवार को 5 चुनाव लगातार हरा दिया था। लालू यादव के पूरा परिवार चुनाव हार चुके थे, बने 18% वोट और 22 सीटों तक विधानसभा में सिमट गए थे। 2009 के लोकसभा में सभी चुनाव हार गए थे, उनके परिवार मतलब लालू यादव तक चुनाव हार गए थे। लेकिन अब समस्या यह थी कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध स्वयं को बड़ा नेता साबित करने के लिए जब अलग हुए और 2015 में गठबंधन हुआ है तो इनकी पार्टी की वापसी हुई है। और आज का सच यह है कि आरजेडी फिर से बिहार में एक बड़ी ताकत है, वो कोई छोटी ताकत नहीं। आरजेडी बिहार में एक बड़ी ताकत है। तेजस्वी यादव की भी अपनी लोकप्रियता है, लेकिन ये नहीं है कि लालू यादव के शासन की जहां तक बात है तो 5 चुनाव बिहार के लोगों ने हराया है। और परिवारवाद पर उनको अगर गुस्सा है तो गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मीसा भारती का क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में कि वो राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव का क्या कंट्रीब्यूशन था कि उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, परिवारवाद का मतलब परिवारवादी नेतृत्व कि लीडरशिप इसी फैमिली के किसी व्यक्ति के हाथों में होगा, उसको समस्या आएंगी, वो आलोचना करेंगे। इसलिए इस आलोचना को मैं केवल इतना ही लेता हूं कि बिहार के लोगों को मीसा भारती के बयान को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस चुनाव को ले जाना चाहिए। जी, आपने बहुत सही शब्दों में कहा कि मैं भी उस बयान को उसी तरह देख रहा था कि इस तरह के बयान बहुत तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन जमीन कहीं और है। मैं आपने चूंकि लालू यादव के मैं कुछ मुकदमों को बता दूं दर्शकों को तो कि आगे चलें, जिनमें उनको सजा हो चुकी है। 5 मामलों में उनको जिसमें से सजा हो चुकी है वो मैं सुना देता हूं, चूंकि दर्शकों को ये याद रहे कि किस में जो लालू यादव की बेटी मीसा भारती है। ये सवाल मैं करता, लेकिन अवधेश जी ने पहले ही उसका जवाब दिया, जिनको राज्यसभा में एक सवाल उठाते हुए भी बहुत कम लोगों ने, यानी किसी भी बड़े मुद्दे पर बहस में उस तरह से हिस्सा लेते हुए या अपनी तरफ से बिहार को लेकर कोई बड़ी चर्चा करने में कामयाब होते हुए नहीं देखा है। लेकिन लालू यादव को 3 अक्टूबर 2013 में पहली सजा हुई थी। ये सिर्फ चारा घोटाले के मामले हैं जिसमें चाईबासा ट्रेजरी की, इसमें 5 साल की कैद है, 25 लाख का जुर्माना है। 6 जनवरी 2018 को दूसरी सजा है देवघर ट्रेजरी वाले मामले में, इसमें 3.5 साल की सजा है। 23 जनवरी 2018 में तीसरी सजा है चाईबासा वाले मामले में, एक और मामले में 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर हम 15 मार्च 2018 की बात करें, चौथी सजा है दुमका ट्रेजरी वाले में, इसमें पीसी एक्ट और आईपीसी एक्ट में अलग अलग सजाएं कोर्ट ने दी है और अलग अलग में 7-7 साल की सजा दी है, 1 करोड़ का जुर्माना है। 5वीं सजा उनको 21 फरवरी 2022 में हुई थी, जो डोरंडा कोसा वाले मामले में थी। इसमें उनको 5 साल की कैद और 60 लाख का जुर्माना है। ये सिर्फ वो केस हैं, चूंकि 66 केस दर्ज हुए थे। अगर हम उसकी बात करते हैं चारा घोटाले की, 950 करोड़ के उस घोटाले में से 6 केस में से लालू यादव थे जिनका नामजद थे, जिसमें वो शामिल थे, जिनमें से 5 में उनको सजा हुई है, जो उस समय संयुक्त बिहार हुआ करता था, ये झारखंड के हिस्से में सजा हुई है। मैं अब आगे की तरफ चलता हूं। पहले मैं आंकड़ों को समझूं उससे पहले एक बार विकास के पास जरूर जाना चाहूंगा। विकास, ये जो ताकत है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, जो माई समीकरण है, मतलब ये कहा जाता है 14% यादव प्लस 18% मुस्लिम, एक इनविंसिबल कॉम्बिनेशन बनाते थे। ये बात तब तक थी जब तक नीतीश ने उनको 2005 के बाद सत्ता से बेदखल नहीं किया। उसके बाद से ये कॉम्बिनेशन तो लगातार और लगातार सिर्फ उस परिवार के साथ लगातार रहा है। उसके बावजूद वो जीत का गणित क्यों नहीं बनाते? और अगर हम अभी देखते हैं तो आज की डेट में कहां खड़े हैं ये इस समय चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी देखें, उससे पहले भी अगर 1999 में जब संयुक्त बिहार था तब भी बहुत ताकतवर माफ कीजिएगा, तब भी बहुत ताकतवर तरीके से एनडीए ने हासिल की थी। 2004 में जरूर वापसी की थी इसने, लालू यादव ने, आरजेडी ने, जब यूपीए के साथ थे, लेकिन उसके बाद से लगातार तो उनकी ताकत छिज रही है। आपको क्या लगता है?
देखिए धीरेन्द्र जी, जो एमवाई समीकरण जिसके बदौलत, जिसके दम पर आरजेडी दम भरती है कि एमवाई जो समीकरण है मुस्लिम प्लस यादव उनके साथ है, तो ये उस वक्त की बात है जब लालू यादव पूरे फॉर्म में थे। और अब यादवों में कई नेता, पप्पू यादव, रामकृपाल यादव, कई ऐसे नेता उभर कर सामने आए हैं जिसने एमवाई समीकरण से जो वाई है उसको तोड़ा है। और इस बयान को देखें जो मीसा भारती ने जो बयान दिया है मसौड़ी में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान दिया है, चुनाव प्रचार के दौरान दिया है, तो ये भी इस मायने में समझा जा सकता है कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपोजिट में जो है वो मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार भी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था जहां पर मीसा भारती रामकृपाल यादव से हार गई थी। रामकृपाल यादव जो है वो जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है वहां के तमाम जो एमवाई समीकरण है, चूंकि रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में रहे हैं और बहुत मजबूत नेता हैं, लालू यादव के करीबी रह चुके हैं और साथ ही सरल, सभ्य और सुलभ तरीके से उपलब्ध रहने वाले नेता हैं। तो इसको लेकर जो भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो बिल्कुल रामकृपाल यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर जो मीसा भारती का जो बयान दिया गया है कि हमारी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों को जेल भेजी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो एमवाई समीकरण जो उनका पूरे बिहार में खिसक गया है उसको वापस लाने की जद्दोजहद में आरजेडी है। और जिस वक्त एमवाई समीकरण के दम पर लालू यादव एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति में राज किए, अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाए, तो उस वक्त एमवाई पूरा जो मुस्लिम और यादव समुदाय के जो वोटर्स थे वो लालू यादव के साथ एकजुट थे। लेकिन अब की परिस्थिति में यादव नेतृत्व करने वाले कई नेता उभर कर सामने आए हैं, जिसमें पप्पू यादव भी हैं, जिसमें रामकृपाल यादव भी हैं, जिसमें नित्यानंद राय भी हैं। तो इन सबों ने मिलकर लालू यादव का जो कोर वोटर था, यानी जो आरजेडी के कोर वोटर थे, उसको तोड़ा है। तो ये घबराहट कहीं ना कहीं मीसा भारती के चेहरे पर दिख रही थी, बयान के दौरान उनके चेहरे पर भी ये दिख रही थी, झुंझलाहट दिख रही थी। तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो रामकृपाल यादव से मीसा भारती की जो डायरेक्ट फाइट है उसमें मीसा भारती मुद्दों को लेकर, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बता रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर जाना चाहिए इस मामले को लेकर, तो अगर जब भी भ्रष्टाचार को लेकर बात होगी तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार घेरे में आएगा। और जब इनकी सरकार आएगी तो बीजेपी के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में स्पष्ट कहा और कई ऐसे मंत्रियों के बारे में कहा कि उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले ये सत्ता में आए तो, क्योंकि जो आरजेडी का, मैंने बताया कि जो आरजेडी का कोर वोटर था वो अब आरजेडी से टूट चुका है, जो जिस एमवाई समीकरण के बदौलत आरजेडी लगातार बिहार में सत्ता में रही है वो टूट चुका है। रही बात 2015 के बाद, जो 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, तो आरजेडी 2015 से पहले 2005 के बाद लगभग खत्म होने की कगार पर थी। उसको संजीवनी नीतीश कुमार ने दिया जब वो बीजेपी से अलग हुए और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और चुनाव लड़ा, तो वहीं जो आरजेडी है उसको एक संजीवनी मिल गई। लेकिन बात वही है जो अभी जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर पूरी तरीके से जो आरजेडी है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस कोर वोटर एमवाई समीकरण के दम पर कितने सालों से लगता है कि उनको ये लग रहा होगा। लेकिन ये समीकरण इसलिए भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लगातार परिवारवाद पर अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चीज ज्यादातर दलों पर, चाहे वो सुदूर दक्षिण में जाके जब तमिलनाडु में अटैक करते हैं तो स्टालिन का जो डीएमके पार्टी है उसका पूरा सिजरा लोगों के जहन में आता है, तमाम जगह पर आता है। और उन्होंने ये बहुत क्लियर भी किया है कि परिवारवाद का मतलब वो नहीं है जो मेहनत करके राजनीति में जिन्होंने अपनी जगह बनाई, बहुत सारे लोग हैं जो पिता के बाद बेटे आए, लेकिन जो सीधे आके बैठते हैं। तो ये बात इसलिए भी लगती है कि सारण से, जहां से 1977 में पहली बार लालू यादव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, 80 में फिर चुनाव हार गए थे, लेकिन वो सारण इस बार उनकी बेटी को दोबारा एक टिकट दिया गया और उनकी बेटी का
जो अभी तक सामाजिक जो सेवाओं में योगदान है वो इतना है कि उन्होंने लालू यादव जी को, मैं इसको व्यक्तिगत नहीं और इसको बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि ये एक बड़ी बात है, उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है और उस किडनी के लिए जब बहुत जितना लोगों को सम्मान करना चाहिए एक बेटी का, उतना लोगों ने इस देश के सम्मान भी किया है और उनको बहुत, आपने देखा होगा ट्विटर्स पर सराहाया गया। लेकिन बदले में एक लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं तो परिवारवाद का आरोप और ज्यादा तेजी से चस्पा हो रहा है। 2 बेटियां आ चुकी, 2 बेटे हैं, बाद में 1 बेटी के दामाद, और यूपी की राजनीति में यानी कुल मिला के पूरे परिवार के पास एक राजनीतिक वो है। इसके बाद करप्शन की कहानियां तो मुझे लगता है कि अगर जिनको कहा गया था ये लोकतंत्र का चमत्कार है, अभय जी मैं आपके पास इसीलिए डाटा से समझना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का चमत्कार लालू यादव कब तक थे? जब तक वो पिछड़ों के नेता थे, या तब तक थे जब उन्होंने यादवों को और मुसलमानों को ही सिर्फ अपना वोट बैंक मान लिया था? वो कब तक ये चमत्कार रहा? देखिए पुनीर साहब, जब यह बात छिड़ गई है तो अवधेश जी जो बात बताई है बिल्कुल मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और हमारे विकास ओझा जी ने बोला उसको मैं एक कर रहा हूँ। मैं उसके आगे कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर एमओआई समीकरण को किसी ने तोड़ा तो वह व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने 2005 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा करके लालू यादव के मुस्लिम एमओआई समीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मैं पूरे इसमें बता रहा हूं। और अगर किसी ने लालू यादव को अगर सत्ता से बेदखल किया तो वह व्यक्ति का नाम पूरी तरह जा रहा है तो रामविलास पासवान को जा रहा है। ऊपर से मैं एक उसके बाद क्या हुआ कि रामविलास पासवान के पास 29 एमएलए तक हो गए थे। 2005 के फरवरी वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार जी ने उसको अपने पे मिला लिया, उनके विधायक दल को तोड़ दिया। उसका खुंडस चिराग पासवान ने निकाला है 2020 में कि जब उनके कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा करके उनके पार्टी को लगभग 75 से लाके 45 पर खड़ा कर दिया। तो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों चिराग पासवान ने किया और एमओआई समीकरण को किससे तोड़वाया और क्या हुआ। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि देखिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि लालू यादव जी का एमओआई समीकरण इंटैक्ट था। उसके अलावा जो उम्मीदवार जिस जाति का डालते थे, चाहे विधानसभा या लोकसभा का, तो उसको अपनी जाति का वोट मिलता था। तो लालू यादव का खुदबा या वोट बैंक बहुत बड़ा होता चला गया। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए 1999 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट पर लालू यादव शरद यादव से चुनाव हार गए थे। 99 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव ने इनको हराया था। जी बिल्कुल, 33,000 वोट से हराया था। 33,000 वोट से शरद यादव जी ने मधेपुरा गोप का वहां से उनको हराया था। उसके बाद आगे आइए, 2009 के लोकसभा चुनाव में जब परिसीमन के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ तो पाटलिपुत्रा सीट को माना जाता है कि वह सेकेंड मधेपुरा है, वहां भी यादव की संख्या अच्छी है और माना जाता है कि यादव ठीक ठाक है। वहां पर रंजन यादव जी ने लालू यादव को चुनाव हराया था। वहां पर पाटलिपुत्रा सीट पर जिसकी भी चर्चा यह हो रही थी, 2009 में रंजन यादव जी ने लालू यादव को हराया था। 2014 और 2019 चुनाव में, दोनों चुनाव में भाजपा के रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुना। तो कहने का यह है कि अब यह परिवार मजबूत, इतना भी मजबूत नहीं रह गया। फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव हार गई। सुन लीजिए, 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी जी, जो क्या उनकी भूमिका थी राजनीति में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 सीटों से विधानसभा चुनाव हारी है। लालू 2010 के आसपास ऐसी भी परिस्थिति आ गई थी कि लालू यादव के परिवार में कोई भी राजनीतिक वाला बहुत कम बचा था। लेकिन लालू जी को अपने बेटों को राजनीति में एस्टेब्लिश करना था और नीतीश जी को मतलब मोदी जी को करना था चैलेंज। इसके लिए दोनों का मिलान हुआ और हम आज की डेट में देख रहे हैं कि राजनीति का क्या हश्र हो रहा है। तो इस तरफ देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान भी हाजीपुर का चुनाव अपने हारे थे और लालू जी भी पाटलिपुत्रा से हारे थे। और राघोपुर जो विधानसभा सीट है, जो राघोपुर विधानसभा सीट जिसकी विधायिका उस समय थी राबड़ी देवी जी, और हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, तो उस पर भी रामविलास पासवान हार गए थे। तो कहने का अर्थ है कि ठीक है, अभी के समय में इनका ओवरऑल स्टेट में है, लेकिन इतनी पावरफुल जो फैमिली थी, पॉलिटिकल फैमिली, अब वो तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बच नहीं गई है। तो अब इस आगे चल के देखते हैं कि अब यह परिवार है कि इसको अब किसी न किसी की जरूरत है, चाहे नीतीश की जरूरत हो या छोटे प्लेयर्स की जरूरत हो, अपने बदौलत बहुत आगे तक जाएगी। इसका मुझे इस पर मुझे थोड़ा ये है जी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक बात अगर देखिए, आज जो मीसा भारती जी का जो बयान आया है,
देखिए, तब जबकि नरेंद्र मोदी पर करप्शन चार्जेस जिनको नहीं मिल रहा है कुछ मुफीद, या कोई जो दंगा वगैरह का या किसी तरह का, जब कोई इस तरह का इनको मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ऐसी बातें कि जेल भेजवा दूंगा, जेल किस बात पर भेजवाओगे भाई, कुछ पॉइंट तो लेकर के आओ। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जितना रेल का और जितना रोड का पुल का जितना काम हुआ है, उतना देखने को मैंने बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऊपर से मैं अंतिम बात बोलते हुए फिर अभी मैं बात कर रहा हूं कि 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने सरकार के 1 साल के काम काज का लेखा जोखा संसद में दिया था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने 340 ओवरब्रिज को, रेलवे पुल वगैरह को मैंने क्लियर किया। कैसे क्लियर किया? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैंने नया प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट को मतलब में जो समस्याएं थी उसको मैंने ठीक किया और मैंने आगे बढ़ाया, और अब वो 340 रोड ब्रिज या पुल वगैरह बन के आ गए हैं सामने में, और उसका पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है। पहले ज्यादातर क्या होता था कि पुरानी सरकार का काम है उसको छोड़ दो, अपने ढंग से, नए ढंग से काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी पुराने सरकार के काम को आगे बढ़ाया, उसमें जो कमियां थी उसको पूरा करके उन्होंने आगे बढ़ाया। जी जी, मैं आगे जाता हूँ, अवधेश जी के पास जाता हूँ। अवधेश जी, ये जो हम लोग इस समय की राजनीति में देख रहे हैं, काशी लखमा भी बोल रहे हैं कि मैं मरेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा, ये सब तो एक चटपटाहट दिखती है, क्योंकि जिस तरह का उत्तर भारत में इस वक्त, मतलब भविष्यवाणी से मैं भी बचूंगा, लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय दिख रहा है, वहाँ चुनाव भी बहुत ठंडा है। लेकिन जो बिहार में आरजेडी की जिसकी आपने बात की, क्या आप ये मान रहे हैं कि उसके अंदर जो उसका पुराना वोट बैंक था वो मजबूत हुआ है, या जो 75 सीटें तेजस्वी के लिए इसको कहा गया कि एक बड़ा चमत्कार हुआ है, वापस ले आए, जब लालू यादव ने सभा भी नहीं की उसके बावजूद ले आए, ये सब कहा गया। और लालू यादव को लेकर मैं एक बात आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, मुझे बड़ा दिलचस्पी इसमें होती है सवाल में, कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने आपको सजा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आप चुनाव की रैलियां संबोधित कर सकते हैं, आप चुनाव के जो स्ट्रेटजी है वो बना सकते हैं, और लोग आपके नाम पर वोट मांग सकते हैं। आपको लगता है कि चुनाव सुधार अभी भी अधूरे हैं, ऐसा लगता है? दोनों सवालों के जवाब। देखिए, ऐसा है कि एक बार जब ये, जैसे मोदी जी ने जब कह दिया कि 400 पार, तो माहौल ऐसा बन गया उनके समर्थकों के बीच, और थोड़ा चिंताजनक है कि अब तो जीतना ही है, तो कहाँ उत्साह है उसको लेकर। इसलिए चुनाव को, इस बार चुनाव जो है एक जनता का बहुत इनडिफरेंट एटीट्यूड है। आप कहीं भी चले जाएंगे, साउथ में माहौल है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव का माहौल है, वहां संघर्ष दिखता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जाएंगे, इंक्लूडिंग बिहार के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में आप जाएंगे तो लगता नहीं है कि चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच है। इसके अलग अलग कारण है। एक कारण तो यही है कि लग रहा है कि भाई बीजेपी जीत ही रही है, कहां से हम करने जाए, विपक्ष तो जीत नहीं रहा है। दूसरी स्थिति यह भी है कि देखिए, स्वयं बीजेपी में भी, यहां तक कि बिहार का जहां तक प्रश्न है, तो बीजेपी के भी टिकट बंटवारे को लेकर तो प्रश्न उठे हैं, और कई ऐसे टिकट दिए गए हैं जहां कार्यकर्ता ही निराश है या उसके विरुद्ध है, तो थोड़ा उनके अंदर भी भाव है कि क्या करें काम। तो ये सब काम चल रहा है, इसके कारण से सारी जगह स्थिति है। लेकिन विपक्ष को लेकर के, मतलब ये भाव नहीं है, सत्ता पक्ष को लेके जहां ये भाव नहीं है किसी में कि इसको हरा ही देना है, वैसे विपक्ष को जिता देना है, ये भाव भी कहीं चुनाव में नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमको देखनी होगी। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इस समय देखिए, जो 75 सीटें थी, बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों से निराशा थी। भाजपा से निराशा इसलिए थी कि नीतीश कुमार साथ छोड़ के गए और फिर भाजपा ने फिर आए, फिर वापस भाजपा ने ले लिया। तो नीतीश कुमार का जो गुस्सा था वो तेजस्वी यादव विरुद्ध में लड़ रहे थे, तो वो गुस्सा, चूंकि फॉरवर्ड क्लास में भी भाजपा के विरुद्ध एक गुस्सा था नीतीश के साथ जाने के कारण, तो वो वोट उनकी ओर ट्रांसफर हुआ। और जो उनके अपने वोट थे, मैं अभी इसको एकदम स्वीकार नहीं करता हूं कि बिल्कुल एमओआई समीकरण ऐसा टूट गया है, क्योंकि देश भर का इस समय मुसलमानों के अंदर जो भाव पैदा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपके विरुद्ध है, और रही तो आपके मस्जिद छीन जाएंगे, आपका नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, देखो ये तो कॉमन सिविल कोड ले आया, बाबरी मस्जिद तुम्हारा ले लिया, और भी मस्जिदें छीन जाएगी। तो मुसलमानों में, आम मुसलमान को इससे पहले मतलब नहीं था, लेकिन जगह जगह ये स्थिति पैदा करके इतनी आक्रामकता पैदा कर दी गई है भाजपा के खिलाफ कि जो भी उम्मीदवार जहां भाजपा को हराने की स्थिति में होगा, वो मुसलमान को वो वहां जाकर के वोट देंगे। जैसे एक ट्रेंड हमने देखा है
कि कर्नाटक चुनाव में और तेलंगाना चुनाव में मुसलमानों ने इन ब्लॉक जाकर के मैक्सिमम मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया और इसी कारण बीआरएस अनेक सीटों पर हार गई। वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अच्छी नहीं कर सकी और जदेश लगभग खत्म हो गई विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में। तो बिहार में भी यह वातावरण है और इसको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मीसा भारती लालू यादव की पुत्री नहीं होते तो उनका बयान हम लोग उस पर चर्चा करते। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो उनका ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन सा ज्ञान है जिसके आधार पर उनको इतना बिहार में इतनी बड़ी हैसियत उनकी होती या देश में उनकी हैसियत होती। या राबड़ी देवी अगर उनकी पत्नी नहीं होती तो क्या राबड़ी देवी कहीं चुनाव भी लड़ सकती थी? मुख्यमंत्री बनने की बात तो छोड़िए। तो ये तो हमारे सामने है कि उस परिवार की हैसियत बनी है। और लालू यादव एक समय बिहार में करिश्मा जरूर बने थे और उन्होंने दलितों पिछड़ों को खड़ा किया था क्योंकि उस समय का सिचुएशन दूसरा था। अब बिहार में जो मैं देख रहा हूं कि फॉरवर्ड क्लास ने बढ़िया से पिछड़े और दलितों के साथ अपने को एडजस्ट कर लिया है। अब वो वातावरण कोई किसी को भड़काएगा कहीं है ही नहीं। अब बिहार में घूम के जाइए, एक दूसरे किस्म का वातावरण है। हर जाति एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उनके शादी विवाह में जा रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। ये पार्टियां जरूर उभारने की कोशिश करती हैं कि इसको उभारो और इसको जाओ। और नीतीश कुमार सबसे बड़ा अपराधी बिहार की राजनीति के हैं कि रामविलास जी का नाम वो ले रहे थे। रामविलास पासवान को 2005 के पहला चुनाव में जिताने के बाद जो 29 सीटें मिली थी, उनकी पार्टी को, उनके पूरे परिवार को और लालू प्रसाद यादव को, दोनों को बिहार की जनता ने खत्म कर दिया था, ले आए हैं। अब जहां तक जेल का प्रश्न है, आप सोचिए ना कि ये एक व्यक्ति सजा याफ्ता है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, वो स्वास्थ्य कारणों से बाहर जमानत पर है और जमानत पर आने के बाद अब किडनी ट्रांसप्लांट का वो बात बताते हैं कि सिंगापुर में हमारी किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। किडनी उनकी एक बेटी ने दिया है, उसको भी चुनाव लड़ा रहे हैं। कायदे से नैतिकता ही नहीं, आप कानून की बात तो छोड़िए, कायदे से सामान्यता, जेल से जब जमानत दी जाती है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि आप क्या क्या नहीं करेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म तो छोड़ दीजिए, उसमें ये बातें अब चूंकि उसमें जमानत में पता नहीं क्या लिखाया है, लेकिन जेल से जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति जो सजा हो चुका है वो अनेक ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। अब पता नहीं कैसे उनको छूट मिली है, कैसे कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही है, नहीं बना रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चुनाव सुधार के लिए इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि 2 साल से ज्यादा होने के बाद, कोई सजा होने के बाद कोई व्यक्ति अगर सांसद विधायक है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी बड़ी सजा हो सकती है, क्या वो चुनावी कैंपेन कर सकता है, लोगों को वोट डालने के लिए सभाओं में जा सकता है? ये इलेक्शन कमीशन भी तय कर सकती है। इसके लिए अलग से चुनाव सुधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि एक व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचारी साबित है, उसको आरोप नहीं है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त नहीं होता है, क्या उसको राजनीतिक गतिविधियों को खासकर चुनाव के समय चुनाव आयोग को इजाजत देना चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को इस इशू को नहीं उठाना चाहिए? क्या पीएलआईएल करने वाले लोगों को इसको लेके कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? लेकिन लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि लालू यादव फिर इसको बुनाएंगे कि देखो देखो हमको सब जेल में डालना चाहता है। तो ये पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों का भी एक कॉन्फिडेंस का अभाव है। और धीरेन्द्र जी, यह एक सच्चाई बिहार की राजनीति की यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लालू और नीतीश के समानांतर कोई एक ऐसा नेता सामने खड़ा नहीं किया है, या जो नेता था उसको उभारा नहीं है कि वो खड़ा होकर के कायदे से उसी प्रखरता से इनको जवाब दे सके और पूरा राज्य उनको सुने। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है बिहार की कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सहयोग में जाने का एक सहयोगी पार्टी की भूमिका निभाई है, और जब जब वो चले गए हैं भाजपा पर इतने हमले किए हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी पर देश में किसी ने सबसे ज्यादा हमला किया तो नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन जब भी वो चाहे वापस आए हैं और गले लगाए हैं। और बीजेपी के लोग एक डिसिप्लिन सोल्जर्स की तरह उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और इस कारण इनके पास भी कोई राज्य स्तर का वो लीडर नहीं है जो लालू यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव को उस प्रकार से जवाब दे सके कि जनता इनसे प्रभावित होकर उनके विरुद्ध खड़ी हो सके। जी, मैं अब एक बार ये सुन लेते हैं, क्योंकि विनोद तावड़े ने जवाब दिया है कि जो बीजेपी ने उसका जवाब जरूर दिया है। उसको सुनने के बाद मैं आपके पास जरूर आऊँगा विकास जी, ये समझने के लिए कि आखिर नीतीश कुमार वो कौन सी चाबी हैं
जो बिहार की सत्ता का तिलिस्म उन्हीं से खुलता है? ये मैं आपसे पूछूंगा, एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी ने एक जवाब दिया है। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहने कि हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। ये जवाब दिया है, लंबा जवाब था लेकिन एक छोटा सा रिलीवेंस। वो मुझे आप ये बताइए विकास कि ऐसा कौन सा, मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि पूरे बिहार में जो राजनीति है 2005 के बाद से, उसकी कोई भी लाइन, कोई भी पजल बिना नीतीश की चाबी के हल नहीं होती है। ऐसा क्या है? जबकि जितनी बार दल बदले हैं, पलटू राम और तमाम चीजें, यहां तक कि राहुल गांधी वो जोक अपनी सभाओं में सुना रहे हैं कि जैसे ही कुछ उनका छूट गया शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो जब वापस जा रहे थे तो अचानक वो लेने आए तो राज्यपाल उनको देखते ही बोला कि इस बार 15 मिनट में ही आ गए क्या? तो ये, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर अभी नीतीश जाना चाहेंगे तो वही राहुल गांधी उनको साथ खड़ा कर सकते हैं। क्या है वजह? देखिए धीरेन्द्र जी, सबसे पहले नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। वो जब चाहें जिस तरफ हो उस तरफ जा सकते हैं, यानी इंडी गठबंधन की तरफ, बीजेपी की तरफ। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा, आपने नोटिस किया होगा कि एक बैलेंस राजनीति करते हैं। अभी जैसे वो इंडी गठबंधन से अलग हैं तो बहुत ज्यादा अटैक इंडी गठबंधन पर नहीं करते हैं, और हर बार 2005 से लेकर अब तक हर बार उनके पास इतना आंकड़ा होता है कि वो किसी की भी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो इस आंकड़े की बदौलत नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है खुद एक वायलेंस वोटर की तरफ, अब नीतीश वायलेंस वोटर मतलब वायलेंस वोट उनके पास है, यानी नीतीश कुमार जिस तरफ रहेंगे उस तरफ पलड़ा भारी रहेगा। यानी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि एक मजे हुए राजनेता हैं, एक मजे हुए मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास जो आंकड़े हैं वो उतने होते हैं। 2005 से लेकर अभी तक देखा गया है कि वो जिस तरफ चाहे बहुत आराम से उस तरफ जाकर वो अपनी जो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको बचा सकते हैं। कई बार देखा जा चुका है, 2 बार आरजेडी के साथ गए, फिर उनका साथ छूटा। तो नीतीश कुमार जिस तरफ है बिहार की राजनीति में, उस तरफ पलड़ा भारी माना जाता है। यानी उसको बिहार के लोग जो हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि एक तराजू में 1-1 किलो के वजन का जो वजन है वो रखा है, और नीतीश कुमार जिधर हुए, जिस तरफ हुए, उस तरफ पलड़ा भारी हो गया। नहीं तो क्यों ऐसा है? मैं समझना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों है। जी हाँ, मेरा विकास ये है कि एक छोटा सा जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है, क्यों है आखिर वो, ये समझना चाह रहा हूं। क्योंकि जनता तो बदलने वालों को सजा देती है। हम लोग ये भी मानते हैं ट्रेडिशनल वोटर चला जाता है, लालू जी के साथ भी देखा, बाकी सबके साथ देखा है। लेकिन ये कौन सा दर है जहां मोदी भी पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं और लालू भी पहुंचते हैं, और वो बाहर निकल के तीनों को गाली दे सकते हैं? ये कौन सा कारण क्या है? देखिए, नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि जो सीनियर पत्रकार हैं वो भी अपने 40-45 साल के करियर में नीतीश कुमार को समझ नहीं पाए होंगे। तुम जो है हमारे साथ विकास ब्यूरो धर्म निभा रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं, चलते हैं आगे। अभय जी, आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा वो उनके पास वो बैलेंसिंग व्हील कौन सा है जो ये तय करता है कि इतनी बार दल बदले? अवधेश जी जैसे जो बहुत ही सज्जन, जिनको कहा जाता है बहुत कम कठोर भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये किस तरह के नेता हैं जो नीतीश कुमार हैं। तो आप, वो कारण क्या है कि उनसे ना पत्रकार खुश हैं, ना जनता खुश है, ना कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो बैलेंस क्या है, कारण क्या है? बिल्कुल धीरेन्द्र पुंडीर जी, मैं बताऊं कि 90 से 2005 तक जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्थिति था, उसको याद कर करके आदमी नीतीश कुमार क्या किसी लालू के विरोध में किसी के पास जा सकता है।
90 से 2005 तक का जो वस्तु स्थिति जिसको याद है, वो कभी भी नीतीश कुमार क्या किसी को भी एक्सेप्ट कर लेगा तो भैया हमको लालू यादव को बाहर रखना है। तो नीतीश कुमार लालू यादव के ऑप्शन के तौर पर आते हैं। नीतीश कुमार नॉट एज ए लीडर ऑन हिज ओन। नीतीश कुमार अपने व्यक्तित्व पर वोट ला करके नेता बन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पर, ऐसी भी बात नहीं है। वो लालू के विरोध की राजनीति का अभी भी फसल काट रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है लालू जी का जो कार्य चल रहा है, वो सबसे बड़ा कारण ये रहा। अब मैं आगे आ रहा हूँ, एक तो बातों का मुझे जवाब भी देना और एक तो बात भी बता दी। जैसे अवधेश जी अभी बता रहे थे मुस्लिम मतदाताओं की वस्तु स्थिति, तो मुस्लिम मतदाताओं की वस्तु स्थिति को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि अभी हाल में वेस्ट बंगाल में सागर दिघी विधानसभा का बाईपोल हुआ। सागर दिघी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वह कंप्लीटली एक मुस्लिम बहुल विधानसभा है, लगभग 60% वह मुस्लिम वोटर है। वहां पर के एआईटीसी के तृणमूल कांग्रेस के विधायक का निधन हो गया, जिसके बाद बाईपोल हुआ। उस पर वह सीट कांग्रेस पार्टी आखिरी बार 1972 में जीती थी। पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीसरे पायदान पर थी, लेकिन बाईपोल हुआ तो कांग्रेस पार्टी वह सीट जीत गई। बायरन विश्वास कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए। भले चुनाव जीतने के 2-3 महीने बाद फिर से एआईटीसी में चले गए, तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन मुस्लिमों का है कि भैया चलो अब उनको मतलब कि अब समझ जाइए कि क्या मोदी के खिलाफ किसको वोट करना है, मोदी के खिलाफ कांग्रेस को या इंडी अलायंस को वोट करना है। और इंडी अलायंस में भी उस गठबंधन को वोट करना है जो राहुल मतलब जो कांग्रेस के साथ मतलब इंक्लाइन। तो मुस्लिम लोगों का तो वोट करने की वस्तु स्थिति ऐसी आ गई है कि वो लोग मतलब बीजेपी विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में कोई रहेगा तो उसके साथ ऐसे भी जाने को तैयार है। एक बात नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी अवधेश जी ने ही बताया कि 2009-10 में लालू यादव और रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। बिल्कुल हारे थे, लेकिन क्यों हारे थे, किन परिस्थितियों में हारे थे, अगर इस पर हम आ जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग का स्थिति अच्छा से दिखेगा। हुआ क्या कि 2009 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, यूपीए 1 का सरकार का जब खर्च का लोभर हो गया, तो उस समय जब चुनाव की तैयारी चल रही थी तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें रामविलास पासवान जी ने और लालू यादव जी ने, जो उसमें कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, एक बंद रूम में उन्होंने एक मीटिंग की और 25 सीट लालू जी ने अपने लिए ले लिया, रामविलास जी को 12 सीट दिया और 3 सीट फेंक करके कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को दिया नहीं, फेंक करके, मेरे वर्ड को थोड़ा सुन लीजिएगा, फेंक करके दे दिया कि 3 सीट तुम ले लो। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने भी देखा कि चलो भैया अभी जो वस्तु स्थिति है, भाजपा कमजोर है, अभी मैं बिहार में बगैर की सरकार बनाने की स्थिति में हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इसके रिस्पॉन्स में 40 लोकसभा की सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए जो अपने जीतने के लिए नहीं बल्कि आरजेडी और एलजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए फाइट कर रहे हैं। और उसका स्थिति यह आया कि लालू यादव जहां 22 सीट 2004 में जीते थे, 4 सीट पर आ गए 2009 में। रामविलास पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव हार गए, लालू जी पाटलिपुत्रा से हार गए, और सोनिया गांधी ने यही तक बात नहीं रोका। उसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो खुद के जीतने के लिए नहीं थे। उनका था कि रामविलास पासवान और लालू यादव का जो अलायंस है उसको कैसे तबाह किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। तो ऐसे कैंडिडेट खड़ा किए कि लालू यादव 22 सीट पर आ गए, रामविलास पासवान 3 सीट पर आ गए। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको औकात दिखा दी। और उसके बाद से 2010 की विधानसभा चुनाव के बाद से कभी भी लालू यादव कांग्रेस से अलग होकर के राजनीति करने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कांग्रेस के खिलाफ चलेंगे, कांग्रेस से अलग होकर के चलेगा, तो कांग्रेस पार्टी खुद तो चुनाव जीतेगी नहीं, लेकिन हमको हराने तक का व्यवस्था कर दी। और कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 2009 और 2010 के चुनाव में ऐसा किया है। मैं एक सवाल, छोटा सवाल अवधेश जी से करके एक जवाब चाहूंगा। अवधेश जी, इसको बयान को जो हमने सुना है, ये विपक्षियों को कितना फायदा देगा ये तो मालूम नहीं कि, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम मोदी जी की किस रैली में इसको सुन सकते हैं? मोदी जी की रैली में तो मुझे नहीं लगता है केवल मीसा भारती पर मोदी जी बयान देंगे। शायद लालू और बोलते तो देते, लेकिन इसका उत्तर जरूर आएगा कि भ्रष्टाचारी कौन है, और लगातार बोल रहे हैं। देखिए, ये जो अभी ये बयान है, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ठीक से इसको उठाए, क्योंकि विनोद तावरे जी का पूरा बयान हमने अभी सुना नहीं है, तो ये बिहार के हित में है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक बार इसको ये भ्रष्टाचार के आधार पर बिहार का चुनाव हो जाए लोकसभा का। लेकिन दुर्भाग्य, मैं फिर कह रहा हूं, दुर्भाग्य यही है
कि बीजेपी के अंदर भी अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी उठाएं तभी इसका उत्तर हो, तभी वो इशू बने, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए वहां बिहार के लिए। नीतीश कुमार इसको उठाने वाले नहीं है ज्यादातर, क्योंकि नीतीश को दोनों ओर बनाए रखना है। कल उनकी इच्छा हो जाएगी कि चलो भैया, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक सिद्धांत तय किया हुआ है कि मैं जब तक राजनीति में हूं, बिहार में कोई भी अस्थाई, मैं तो रहूंगा अस्थाई सत्ता में, लेकिन कोई भी ना अस्थाई विपक्ष है ना अस्थाई सत्ता है। थोड़े दिन वो सत्ता में रहेंगे, थोड़े दिन इनको, तो वो बढ़ते रहते हैं। तो वो तो इसको बनाने वाले नहीं है। एनडीए के इस समय सबसे बड़े नेता है, तो दूसरे को ही इसको बनाना पड़ेगा, वो बनाए। लेकिन मीसा भारती का ये कथन ये बता रहा है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए या भ्रष्टाचार साबित हुए नेता भी कितनी शान से स्वयं को भ्रष्टाचार का विरोधी बता सकते हैं और उनके समर्थक उनसे प्रभावित हो सकते हैं। ये इसका है। अब बिहार के लोग तय करेंगे कि वो इससे प्रभावित है या नहीं है। जी मैं बस इसके साथ खत्म करता हूं कि लालू यादव के पास जो और घोटाला बड़ा है वो 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो IRCTC और जमीन लैंड फॉर जॉब के लिए जो है उसमें सीधे तौर पर 7 केस हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 लाख कुछ हजार स्क्वायर फीट की जगह पटना में लालू परिवार के पास है। और उन्होंने जो जमीनें 600 करोड़ का ये घोटाला माना गया है, 4 करोड़ की जमीन कई बार 26 लाख रुपए में लिखवा ली। तो ये इसमें 5 लोग हैं, लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव। ऐसे में मीसा भारती अगर ये धमकी देती हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो ये लोगों को समझ में आता है। लेकिन इसका जवाब मुझे इतना ही लगता है कि खुद मीसा भारती ने अगर शब्द का इस्तेमाल किया है, जो ये बताता है कि विपक्षियों को भी अभी ये भरोसा नहीं हो पा रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की काट इस चुनाव में उनके पास कोई है। आज के लिए हम सब का इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर किसी और नए इशू पर। दिखते